हेलो माय डियर टीचर्स। आज मैं आपके साथ फिर से थोड़े से कॉमर्स की क्वेश्चंस लाई हूँ जो प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर के हैं। हम रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ लेते हैं और अगर आप टाइम देते हो तो डेफिनेटली ये आपके करियर की प्रोग्रेशन है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। इसलिए अगर जो कॉन्सेप्ट आज आप पहली बार पढ़ते हो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट इस बार नहीं आया और अगर आप अब क्वालिफाई नहीं हुए तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में या आने वाले आपके टीचिंग करियर में जरूर हेल्प रहेगी। तो चलते क्वेश्चन में। मैंने प्रीवियसली 2 वीडियोस अपलोड की है कॉमर्स रिवीजन। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस भी देख लिए। ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है, बट यस जब हम फॉलो करते हैं ऐसे कि आज एक सेशन खत्म हुआ कल दूसरा देखेंगे तो हमारी भी रूटीन और टाइम टेबल बन जाती है। चलिए रीड करते क्वेश्चन। एन अपील दैट एलैबोरेट्स ऑन अ नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट और इमेज एंड अटेम्प्ट्स टू इंड्यूस इमोशनल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम कंज्यूमर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये हमारा मार्केटिंग या आप कह लीजिए एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ अपील्स अगर आपने पढ़ी हो तो जो एलोबरेट कहती है ऑन अ नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड। ठीक है, ये नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड को हाईलाइट कर लीजिए। तो ये बेनिफिट नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड है और उसकी इमेज एंड कोशिश करती है कि कस्टमर से इमोशनल रिस्पॉन्सेस को इंड्यूस कर सके, मतलब कस्टमर्स को इमोशनल टच कर सके। ठीक है, तो अगर आपने टाइप्स ऑफ अपील्स पढ़ी है और अगर नहीं भी पढ़ी और दूसरा ये कॉन्सेप्ट पहली बार देख रहे हैं तो हम ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल अपील्स, सेकंड बोल रहे हैं इंफॉर्मेशनल अपील, थर्ड बोल रहे हैं सोशियोलॉजिकल अपील और फोर्थ बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल अपील। आज जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें उन्होंने इमोशनल रिस्पॉन्स बोला। ठीक है, तो अब इमोशनल अपील तो हमारे पास कहीं पर भी आंसर नहीं है, तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज होना नहीं है। उन्होंने ऊपर बोला है नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रमोशन और ये प्रोडक्ट की, तो वो उसका नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट बता रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई पेप्सी या कोका कोला की एडवर्टीजमेंट अगर देखते हैं तो वो कभी कभी ऐसे नहीं बता रहे कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं अगर आप कोका कोला पीते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको कंपनी मिल रही है। या आप कॉफी की एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो आपको बोलते हैं अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये हमको बता रहे हैं कि इससे हमको जॉय मिलता है, हमारे नेटवर्किंग बढ़ती है। अगर आप कॉफी टेबल पर जाके बैठ रहे हो किसी के साथ तो इट इज लाइक अ नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एनालाइज करूँ तो फिजियोलॉजिकल कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिक नीड्स के बारे में बात करें, ह्यूमन की बेसिक नीड्स के, तो इसको आंसर में नहीं बनना चाहिए। इंफॉर्मेशन तो कोई दे रहे नहीं है यहाँ पर। सोशियोलॉजिकल ऐसा कुछ लग रहा नहीं है, तो हमारा आंसर बनना चाहिए फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशनल अपील, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट की बात की है। अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी, तो आप कॉफी भले कॉफी के लिए मिल रहे हैं बट आप वहां पर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी की फोकस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा बनता है करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर अब तक आप डायरी और पेन और बुक अपनी नहीं लेके आई हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज अपनी बुक्स लेके आइए, साथ में पढ़िए लिखिए आज कवलप्रीत मैम के साथ कौन सा सेशन किया, कॉमर्स को रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से 24-25 के, और देखते कि इस बार कितने क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे इस अप्रोच से। कभी कभी पढ़ने से ज्यादा अप्रोच भी मैटर करता है। ओके, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए, सही करेक्ट आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड व्हेन। ठीक है, अब ये बता रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स कब रिपोर्ट किया जाता है। जब प्रोडक्ट्स बिकते हैं हमें रेवेन्यू आता है तो उसको कब रिपोर्ट किया जाता है। अभी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल से है, अगर आपको पता हो तो। हमारे पास कन्वेंशनल्स प्रिंसिपल्स और आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से द फर्स्ट ऑप्शन द सेल इज मेड हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये कौन से कन्वेंशन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है, क्योंकि आज एक क्वेश्चन इस पर आया कल वो प्रिंसिपल्स पर देंगे। ओके, तो आपको जीए डबल ईपी अगर पता ही होगा तो उस पर आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्या एक्सप्लेन किया गया है और वहां से क्या क्वेश्चंस बनते हैं और ये हमारे कौन से यूनिट का क्वेश्चन है। ओके, तो जब भी पढ़ रहे हो हमेशा नोट्स बनाइए और ये कोशिश कीजिए कि इस बार ये नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अगली बार हम इसको पढ़ के जाएंगे और अच्छे से क्वालिफाई होके आएंगे। बराबर है ना, तो ये कौन से प्रिंसिपल से एक्सेप्टेड प्रिंसिपल से, और इसका मतलब क्या बन रहा है क्वेश्चन का। कभी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप हमेशा उसको क्वेश्चंस के साथ देखिए। ठीक है, अगर कोई कंपनी सेल करती है और डिलीवर करती है प्रोडक्ट को जून 30 को लास्ट डे ऑफ द मंथ,
रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन जून इवन इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन जुलाई। तो ये कौन सा कॉन्वेंशन है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये आज आप पढ़ सकते हो और अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। आज नहीं काम आएगा तो कल जरूर काम आ जाएगा। So revenue from sale of profits ordinary is reported as part of the earning in the period when the sale is made. First is the correct option. Moving on to the next question, the supply function is given as Q is equal to, देखिए 100 के आगे उन्होंने जो वैल्यू दी है वो देखनी होती है आपको, देखिए यहाँ पर, नहीं तो ये हमारा मिस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 10p, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ईएस हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग पॉइंट मेथड। अब देखो उन्होंने पॉइंट मेथड बताया है, तो ये हम 12 के इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हो। तो द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज दिस वैल्यू इज गिवन, ठीक है। अब इसमें क्यू को क्या बोलते हैं और ईएस किसके लिए हमें पता होना चाहिए। उन्होंने कौन सा मेथड बोला है, पॉइंट मेथड बोला है, ठीक है। और प्राइस शिफ्टिंग, तो जो भी आपको दिया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आंसर ढूंढ सकते हैं। पहले हमको अगर नहीं पता है तो मैंने लिखा है यहाँ पर, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड इज टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं हाउ रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड इज टू अ चेंज इन प्राइस। अगर चेंज इन प्राइस होगा तो कैसे क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करती है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। ये आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है। और ये देखिए, इस बार मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि Q स्टैंड्स फॉर व्हाट, P स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला उन्होंने यूज बोला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर कभी भी क्या होता है कि हम अपना अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हमारा आंसर भी गलत हो जाता है। काफी टाइम पहले हमने पढ़ा था, अगर इनसे टच में नहीं रहते ऐसे टॉपिक से तो हम आंसर भूल जाते, ओके। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है, वैल्यू बनती है 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर है हमारा 2, ठीक है। ओके, यस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और यहाँ पर तो मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन में पुट अप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 24। मैंने प्रीवियस वीडियो में 2 बार क्वेश्चंस कराए 10-10 के सेट में, तो लिंक 1, लिंक 2 और ये आज थर्ड का आप चेक कर लीजिए। प्रोवाइडिंग अ टोटल पैकेज ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टू सॉल्व अ कस्टमर नीड्स इज कॉल्ड, ठीक है। टोटल पैकेज ऑफ रिलेटेड गुड्स है, तो ये जो उन्होंने बताया रिलेटेड गुड्स, यहीं पर हमारा आंसर है, ओके। एंड सर्विसेज टू सॉल्व, एक कस्टमर की जरूरत पूरी करे, सब रिलेटेड गुड्स। यहाँ पर क्या उसको बोलते हैं, कंप्लीट सेलिंग, कॉन्ग्लोमेरेट सेलिंग। अब देखिए कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, अनरिलेटेड बिजनेस, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। होलसेल सेलिंग का आपको मतलब पता ही होना चाहिए, तो यहाँ पर कंप्लीट सेलिंग कुछ है नहीं, कॉन्ग्लोमेरेट बनता नहीं है, होलसेल है नहीं, तो आंसर हैज टू बी सिस्टम सेलिंग। अब सिस्टम सेलिंग का क्या मतलब है, अगर नहीं पता है तो फिर जाके हम ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं, एंश्योर दैट उसके बारे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो जाते हैं बट क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते, तो अगली बार इसी क्वेश्चन को हो सकता है वो अलग तरीके से पूछ ले, ठीक है। अभी प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंप्लीट, या अगर आप सिस्टम मार्केटिंग कुछ पढ़ोगे तो उसका क्या मतलब होता है ये पता होना चाहिए, ओके। आप सब कुछ इंटीग्रेट है, अब जैसे अगर टेलीविजन है तो उसके साथ अगर उसका कुछ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, वो सब भी आना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमेशा ड्यूरेबल्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से, कुछ खराब हो गया आपका कंप्यूटर या फिर आपने टेलीविजन खरीदा था तो उसमें आईटी सपोर्ट भी मिलता है आपको, ठीक है। और ये कॉमन है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, सिस्टम्स सेलिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, हम इंटरनेशनल बिजनेस कहाँ पर पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, हम मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं, ओके, और इंटरनेशनल सब्जेक्ट में भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सीक्वेंस में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन प्रॉपर सीक्वेंस, मैं हमेशा बोलती हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर नहीं लिखा है तो हमेशा A to Z जाएगी, 1 to 10 जाएगी, ओके। तो सबसे पहला सीक्वेंस बोल रहे क्या लगाना चाहिए, मार्केट सिलेक्शन, फिर इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन, फिर सी एंट्री एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, डी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एचआर डिसीजन, मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, ठीक है। हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले 1,
में ए बी सी डी, तो देख लीजिए उन्होंने दो ऑप्शंस में ना ए को फर्स्ट दिया है, मतलब मार्केट सिलेक्शन पहला ऑप्शन बनना चाहिए, पहला स्टेज। फिर थर्ड और फोर्थ में उन्होंने बी दिया, इंटरनेशनल बिजनेस डिस। तो याद रखिए, आप कभी पहले फॉरेन मार्केट में जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको डायरेक्टली मार्केट सिलेक्शन पर नहीं आएगा ना, तो इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन पर ही पहले आप आएंगे। तो ये दोनों में से ही करेक्ट आंसर बन सकता है। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सिलेक्शन डिसीजन बाद में आएगा। ओके अब ये दो एनालाइज करते हैं, दोनों में डी में लास्ट में दिया है, तो हम अपनी ट्रिक नहीं लगा सकते, तो हमें पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके सबसे पहले हम इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन लेंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, मार्केट सिलेक्शन डिसीजन। तो ये ए आना चाहिए, यहाँ पर सी दिया है तो एंट्री एंड ऑपरेटिंग डिसीजन नहीं हो सकता मार्केट से पहले, तो हमारा 100% ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनता है। तो रीड कर लेते हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन, फिर मार्केट सिलेक्शन, फिर आएगा आपका एंट्री एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, फिर आएगा हमारा मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, और फाइनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एचआर डिसीजन। कभी कभी हमें क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो दिक्कत है, अगर क्वेश्चन समझ आते हैं ट्रिक्स और टिप्स लगा सकते हैं, तो जरूर पहले वो लगाइए, फिर उसके बाद अपना आंसर सॉल्व कीजिए। ओके नेवर जंप टू द कंक्लूजन, आई ऑलवेज रिपीट, मैं अभी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाती हूँ कैसे आंसर ढूंढना है, बट उसके लिए मैंने भी मेहनत की है। ठीक है, अगर आप भी बिना मेहनत की करोगे तो आंसर रॉन्ग भी जा सकता है। तो नेवर जंप टू द कंक्लूजन एंड शो दैट यू आर रीडिंग एंड चेकिंग ऑल द ऑप्शंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कीम्स प्रमोटेड बाय नाबार्ड। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड कौन से यूनिट में है, अगर आज ये नाबार्ड के एक स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, कल इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। राइट फ्रॉम द डेट, इसकी गवर्निंग अथॉरिटी कौन है, इसके अंदर कोई सब्सिडरीज है, इसके क्या कोई ब्रांचेस है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कीम्स। अब देखिए ये चीजें ना बहुत डिफिकल्ट है अगर नहीं पढ़ी हो तो, और कभी कभी हम आंसर ढूंढ भी नहीं पाते। मैं मानती हूँ कि पेपर 2 बहुत वास्ट है, पेपर 1 भी वास्ट है, तो कितना हम पढ़ सकते। तो यहाँ पर भी देखिए अगर मेरी कॉमन सेंस लग सकती है तो पहला बोल रहे किसान क्रेडिट कार्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम, रूरल इनोवेशन फंड एंड ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। अब अगर नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म पता होगा तो आपको कुछ तो समझ आ सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए हम ऑप्शंस में जाते हैं, उन्होंने ऑप्शंस में ना 4 ही दिए, या तो एबीसीडी, या तो बीसीडीई, या तो एबीडी, या तो एसीडी। इसका मतलब स्टेटमेंट्स कितनी है, 5, तो एक आंसर में नहीं होना चाहिए। अब मैं अपना कॉमन सेंस लगाती हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम है जो, ये कभी भी नाबार्ड के अंदर नहीं आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। अगर आपने कभी SEZ को पढ़ा होगा तो सी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द आंसर। इफ दिस इज माई करेक्ट वे टू एनालाइज, देन quickly I can go to the options. Wherever C is not a part of the answer should be the correct answer. तो फर्स्ट में हमारे पास C है, सेकंड में भी C है, फोर्थ में भी C है, तो हमारा आंसर बनना चाहिए थर्ड, ABDNE। ये तब ऐसी ट्रिक लगाइए जब आपको लगता है कि आपको आंसर आता ही नहीं है और आप क्या ही मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टेज पर आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पर आप आंसर नहीं मार्क कर पा रहे, आपको लग रहा है आंसर रॉन्ग जा सकता है, तो ऐसी कोई ट्रिक से अपना आंसर ढूंढ लीजिए। क्योंकि हम यूजीसी अगर नेट देते हैं, मतलब CSR के अंडर तो नेगेटिव मार्किंग है, यूजीसी नेट में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आंसर को ब्लैंक छोड़ के भी कोई फायदा नहीं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई ट्राइड आइडेंटिफाई ओनली बिकॉज ऑफ दिस हिंट, बिकॉज आई नो SEZ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आते हैं, नॉट अंडर नाबार्ड। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर 3। आज ये नाबार्ड के बारे पूरा पढ़ लीजिए रिवीजन के साथ। ऐसा नहीं है सिर्फ नाबार्ड पर क्वेश्चन आएगा, अगली बार रीजनल रूरल बैंक्स पर क्वेश्चन आ जाएगा, प्राइवेट बैंक्स पर आ जाएगा, तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कंप्यूट लेबर मिक्स वैरिएंस। अब देखिए ये तो फॉर्मूला है, और अगर ये आता है तो 1 सेकंड भी नहीं लगते, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखिए जिनको अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स जैसे क्वेश्चंस पसंद है, जहां पर अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर की बिना प्रैक्टिस कीजिए। और ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, तो चारों कंफ्यूजन हो जाएगी, तो अगर क्लैरिटी होगी तो हार्डली इट विल टेक यू अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड to mark the correct answer. So wherever you are able to save your time, ensure that you are giving this time during the examination to questions which are difficult or which require more टाइम फॉर रीडिंग। अदरवाइज जैसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या फिर आपके ऐसे क्वेश्चंस हो गए जहां पर आपको कैलकुलेशन चाहिए, आप देख सकते हैं कि जब कंप्यूटर पर एग्जाम दे रहे होते हैं तो पैनल होता है, आप वो क्वेश्चन को टाइम बिन स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। बट याद रखिए लास्ट में आप चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पर मॉक टेस्टिंग है, अगर आप पहली बार अपियर होने वाले एग्जामिनेशन थ्रू दिस CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, एंश्योर दैट यू
सॉल्व दैट पेपर वंस, एनटीए के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मैंने भी अपनी प्लेलिस्ट पर बताया मॉक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्पेशली दोज हु आर नॉट टेक सेवी। कुछ कैंडिडेट्स के लिए कंप्यूटर एग्जाम बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि तुरंत हो जाता है, और कुछ के लिए इट इज अ स्ट्रेस। तो इंश्योर दैट ऐसी सारी चीजें हमको नुकसान नहीं दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का है। Which organizational structure promotes control and coordination within a department because of similarity in the task being performed? ठीक है, अब ये बोल रहे कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है। प्रमोट करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक डिपार्टमेंट के अंदर बिकॉज उनके टास्क सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब सेम। ठीक है, क्या वो डिविजनल स्ट्रक्चर है, क्या वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्या वो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब देखिए मैट्रिक्स हमेशा ड्यूल होते हैं। ठीक है, यू आर रिपोर्टिंग टू टू पीपल, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हर का डिवीजन आप बांट देते हो। ठीक है, अगर मैं कॉलेज की एग्जांपल दूं, बैफ डिवीजन, और अगर मैं बोलूं बैफ का सपोज और दूसरा होगा बीएमएस, तो दोनों अलग है मैनेजमेंट, तो वहां पर सिमिलैरिटी बहुत कम रहेगी। तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। फॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता है आंसर नहीं बन सकता। तो सही आंसर सिर्फ बनता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि सारों के अदर फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है, मतलब वो डिपार्टमेंट्स के, तो सिमिलैरिटी बन सकती है। ओके, so which organizational structure promotes control and coordination within a department because of similarity in the task being performed? तो here the correct answer is option number 2। आप इसको इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, आप सीक्वेंस में लगाने को बोल रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं, किसका, न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, सीक्वेंस मतलब फिर से मैंने बोला अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं लिखा है तो हमें पता होना चाहिए पहले। अब देखिए चारों ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। या तो ए पहला है, या तो बी पहला है, लास्ट में या तो डी पहला है या तो सी लास्ट है, सॉरी डी लास्ट है या तो सी। ठीक है, अब देखिए सेलेक्ट एंड रिजर्व कंपनी नेम, और उसके पहले एक्वायर्ड डीआईएन एंड डीएससी ऑफ प्रमोटर्स। अब ये देखिए ये तो हम डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, तो बी पहले आना चाहिए, और बी के हिसाब से मुझे आंसर नहीं पता तो मैं ऑप्शन से जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है डी पहला है, बट अगर आपको लगता है डी पहला है तो डी तो ऑप्शन में पहला है ही नहीं, तो वो आंसर बन ही नहीं सकता। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, अप्रोच चेंज करना है। हम कभी कभी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ आता है, बट एग्जाम में हम कर नहीं पाते क्योंकि हमने स्मार्ट वर्क नहीं किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क में आपको सिखाती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पर देखिए थर्ड या फोर्थ में से आंसर है। अब डी और ऑप्शन नंबर ई को मैं एनालाइज करूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि डी गेट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फाइल प्लस एप्लीकेशन पहला क्या आना चाहिए। अगर इसको पता है तो आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर चलो ये थर्ड ऑप्शन को पहले एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्वायर्ड डीआईएन, डीआईएन का फुल फॉर्म लिख लीजिए, आपके लिए होमवर्क है, डीएससी ऑफ प्रमोटर्स। ठीक है, फिर आना चाहिए सेलेक्ट एंड रिजर्व द कंपनी नेम। आफ्टर दैट यू ड्राफ्ट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन यू फाइल दिस स्पाइस। एंड ये स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है और ये क्यों काम आता है और ये क्या कहना चाहता है ये भी पता होना चाहिए। और फाइनली डी आना चाहिए, गेट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर बनता है। ओके, तो ये सब पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती आप सबका, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप रोज भी इतना देखते हैं और नहीं भी पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट कुछ तो आपको बेनिफिट होगा ही, और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो जरूर मुझसे अपनी हैप्पीनेस को शेयर कीजिए। In the context of an organization, the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals, ठीक है, कह रहे with reference to at workplace organization, subordinates को हम कुछ अच्छे तरीके से काम करवाना, उनके गोल्स अचीव करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को क्या बोलते हैं। क्या उसको एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन बोलते हैं, क्या उसको को पार्टनरशिप कहते हैं, क्या उसको एफिलिएशन कहते हैं, या उसको मोटिवेशन। देखिए किसी को अगर आप मोटिवेट करते हो तो ही वो काम कर सकता है। Either you can motivate them by financial incentives or maybe by appreciation and love. तो motivation is the correct answer, okay? Because ये definition ही उसके employee participation का मतलब कुछ और होता है। को पार्टनरशिप यहाँ पर सुटेबल नहीं है, और एफिलिएशन जैसे हम बोलते हैं हम दूसरों के साथ जुड़ना चाहते हैं, अदर कॉलेजेस आर एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आधे घंटे में 20 मिनट में 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और ये भी पता लग जाता है मुझे कितने आंसर्स आते हैं कि नहीं। अगर आप मेरे चैनल से अब तक जुड़े नहीं है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और मैं ये भी कहती हूँ जैसे मैं पढ़ा रही थी, आप वीडियो पॉज कीजिए, मेरे आंसर बोलने से पहले आप खुद आंसर सॉल्व कर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आपका करेक्ट आंसर बनता है कि नहीं। ठीक है, ये सब रिसेंटली
क्वेश्चंस है, तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरा और ये आज का थर्ड का पढ़ते रहिए। 15 जून को सेट एग्जामिनेशन है, हॉल टिकट्स उनकी आ चुकी है, अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिए। 15, फिर उसके बाद हमारा नेट का एग्जामिनेशन है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा भी आप सेट क्वालिफाई हो जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट है नेट एग्जामिनेशन में जरूर बैठिए, भले आपको कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि सेट के साथ नेट क्वालिफाई होना भी बहुत ही बेहतरीन है। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट एंड रेकमेंड नेवर स्टॉप एट सेट, बिकॉज ऐसा नहीं कि सेट इज या नेट डिफिकल्ट है, बट जब आप नेशनल लेवल क्वालिफाई कर लेते, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया। ओके, तो ट्रस्ट योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अलग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए और क्वालिफाई हो जाइए।